3 में हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमने ह्यूमन ईयर पार्ट 1 में आपको कंप्लीट कराया एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, और उसके बाद पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया द स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल ईयर। आज के ह्यूमन ईयर पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया को समझना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जब भी हम बात करते हैं कि ह्यूमन ईयर का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन निकलकर सामने आता है कि ह्यूमन ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, यानी कि हियरिंग के लिए ह्यूमन ईयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आपको बता दूं कि जो हियरिंग का मेन फंक्शन है वो ह्यूमन के इंटरनल ईयर का है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हियरिंग के फंक्शन के लिए किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या कंपोनेंट का है, तो आपका आंसर होगा कॉकलिया। तो कॉकलिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो ह्यूमन का इंटरनल ईयर होता है वो कंसिस्ट करता है बोनी लेविरिंथ को और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ को। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बहुत ही अच्छे से समझा है कि ह्यूमन का इंटरनल ईयर टेम्पोरल बोन में उसकी घुमावदार कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लेविरिंथ कहते हैं। और क्योंकि ये लेविरिंथ टेम्पोरल बोन में है, ये घुमावदार कैविटी जो है वो टेम्पोरल बोन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का इंटरनल ईयर जो है वो बोनी लेविरिंथ से मिलकर बना है। और उसके अंदर क्योंकि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ भी प्रेजेंट होती है, तो अल्टीमेटली हमने ह्यूमन के इंटरनल ईयर को किस तरीके से डिफाइन किया था, मैं आपको एक बार सबसे पहले ये बता देता हूं। इंटरनल ईयर ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ बोनी लेविरिंथ, जिसको मैं BL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि ह्यूमन का इंटरनल ईयर जो है वो बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ से मिलकर बना है। अब अगर आप सोचिए कि आपको कॉकलिया को डिफाइन करना है जो कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर का एक पार्ट है, तो मैं 2 डेफिनेशंस आपको कॉकलिया की दे सकता हूं, यानी कि दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो कॉकलिया की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्योंकि हम ह्यूमन के इंटरनल ईयर को क्या कहते हैं कि वो बोनी और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ से मिलकर बना है। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ हियरिंग हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन के इंटरनल ईयर को 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को वहां पर मैंने कॉकलिया बोला जो बेसिकली हियरिंग के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि अनदर पार्ट जो कॉकलिया के ऊपर वाला पार्ट था जिसमें कि सेमी सर्कुलर कैनाल थी, सेमी सर्कुलर डक्ट थी, जहां पर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ एक बलून या 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, जैसे कि यूट्राइकल एंड सैक्यूल। और उसके अराउंड जो भी बोनी लेविरिंथ था उसको कलेक्टिवली मैंने वहां पर एक नया नाम दिया था आपको, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। तो वेस्टिब्यूलर एपरेटस तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कॉकलिया एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन के इंटरनल ईयर का जो बेसिकली हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला कंसेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि पूरा का पूरा इंटरनल ईयर, हमारा होल इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। लेकिन अब आप देखेंगे ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में जो पार्ट मैंने कवर कर रखा है, आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए आखिरी तक। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ह्यूमन ईयर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको जो कुछ भी बताया है, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर को आप आखिरी तक देखिए, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कंटेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंटेंट मिस कर देते हैं तो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने कॉकलिया को समझाने के लिए क्या किया, ये पूरा ह्यूमन का इंटरनल ईयर का डायग्राम दिखाया जा रहा है, जिसमें जो पार्ट मैंने सराउंडेड कर दिया, एक सर्कुलर या एक सर्कल से मैंने जो पार्ट सराउंडेड कर दिया, दैट इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरनल ईयर। ह्यूमन इंटरनल ईयर के हाईली क्वाइल्ड पार्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉकलिया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं द क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ
internal ear, coiled portion of internal ear is called कॉकलिया। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई जो आप कॉकलिया को डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर के क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, कॉकलिया। ठीक है, अब दूसरी चीज, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनल ईयर बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ से ही मिलकर बना हुआ है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। तो यहां पर भी ये डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली सही डेफिनेशन मानी जाएगी। तो आप दो तरीके से कॉकलिया को डिफाइन कर सकते हैं, या तो ह्यूमन के इंटरनल ईयर का क्वाइल्ड पोर्शन जो है उसको आप कॉकलिया कह दीजिए। अब क्योंकि पूरा का पूरा ह्यूमन इंटरनल ईयर क्योंकि मेम्ब्रेनस और बोनी लेविरिंथ से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं कि बोनी लेविरिंथ और मेम्ब्रेनस लेविरिंथ का जो क्वाइल्ड पोर्शन है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, कॉकलिया। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर मैं एक ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स हैं और जिन पर आज का ये लेक्चर बेस्ड होगा। यानी कि जब भी आप एनसीईआरटी से ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी आप एनसीईआरटी से ह्यूमन ईयर को पढ़ेंगे, आप कुछ बड़े कठिन से कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक शब्द देखेंगे जिनको देखकर हमें कंफ्यूजन होता है और हम उनके बारे में नहीं समझ पाते। दैट इज द रीजन कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड और कठिन टॉपिक को आज तक अच्छे से नहीं समझ पाए। लेकिन आप इस लेक्चर को देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, आपको आखिरी में पूरा ह्यूमन ईयर और एक बहुत हद तक आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी समझ में आ चुकी होगी। तो मैं कुछ की कंसेप्ट्स आपको दे रहा हूं जो एनसीईआरटी के वो क्रिटिकल टर्म्स हैं जो हमें परेशान करते हैं। जैसे कि वहां पर यूज हुआ है एक वर्ड रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन क्या है ये हमें समझना होगा आज के लेक्चर में। तो मैं आपको बताऊंगा रीजनर्स मेम्ब्रेन क्या है और उसका क्या फंक्शन होता है और ये बेसिकली कहां लोकलाइज्ड होती है। एक वर्ड यूज हुआ है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो आज के इस लेक्चर में मैं बेसिलर मेम्ब्रेन को भी फोकस करूंगा और आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया में बताऊंगा कि बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि रीजनर और बेसिलर मेम्ब्रेन के अलावा वर्ड यूज हुए हैं स्कैला या स्काला वेस्टिबुलाई। एंड स्कैला वेस्टिबुलाई का पर्टिकुलर क्या मीनिंग होता है ये हम आपको समझाएंगे। फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे स्कैला टिम्पनाई। तो स्काला टिम्पेनाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फिफ्थ नंबर पर एक वर्ड यूज हुआ है स्काला मीडिया। स्काला मीडिया को भी हम देखेंगे क्या होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में आपको और भी कई इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे जैसे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जिसको हम देखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में किसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम देखते हैं हेयर सेल्स क्या हैं और इसमें स्टीरियो जो बेसिकली आप देखेंगे कि हेयर सेल्स के पास काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको स्टीरियोसीलिया कहते हैं। तो स्टीरियोसीलिया का क्या फंक्शन होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 8 नंबर पर मैं एक यहां पर नाम लिख सकता हूं और वो नाम है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो हम देखेंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या होती है। उसके अलावा 9th नंबर पर मैं यहां पर और भी एक नाम लिख सकता हूं जैसे कि ओवल विंडो। एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है और ऐसा लिखा हुआ कि स्टेपस बोन अटैच्ड विद ओवल विंडो। लेकिन ये पर्टिकुलर कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से स्टेपस बोन जो है वो ओवल विंडो को हिट करती है, या कह सकते हैं कि साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को ओवल विंडो के थ्रू स्कैला वेस्टिबुलाई तक पहुंचाती है जिससे कि स्कैला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये पूरा कंसेप्ट हम यहां पर समझेंगे। 10th नंबर पर मैं एक नाम ले रहा हूं यहां पर राउंड विंडो। ये भी वर्ड यूज हुआ है और ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो स्कैला टिम्पनाई होता है वो टर्मिनेटेड होता है राउंड विंडो पर। तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 11th नंबर पर मैं यहां पर एक नाम और ले सकता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये एनसीईआरटी में वर्ड यूज नहीं हुआ है लेकिन ये लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और वो है हेलिकोट्रीमा। तो हेलिकोट्रीमा क्या है ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं।
तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में ह्यूमन के इंटरनल ईयर में प्रेजेंट हाईली क्वाइल्ड पोर्शन जिसको कॉक्लिया कहते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें स्पेशली जो मैंने अब सर्किल कर दिया है पार्ट, ये पूरा का पूरा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली कॉक्लिया कहते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप सोचिए कि कॉक्लिया जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, आप कंसीडर कीजिए कि ये कॉक्लिया है, और अगर इस कॉक्लिया स्ट्रक्चर का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, यानी कि अगर मैं इसको ऐसा यहां से आड़ा काट दूं, मैं इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लूं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन को लेने पर हम जब स्टडी करते हैं कॉक्लिया की तो बहुत इजीली हम बोनी लेविरिंथ, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, रीजनर मेम्ब्रेन्स, बेसिलर मेम्ब्रेन, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टेम्पेनाई, स्केला मीडिया, कम से कम इतने स्ट्रक्चर्स के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर इस कॉक्लिया का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेने वाला हूं। यानी आप कंसीडर कीजिए कि आपने कॉक्लिया को यहां से कट कर दिया, मैंने यहां से कॉक्लिया को क्या कर दिया, कट कर दिया। और उसको कट करने पर जब मैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से, ये सामने से आपको सामने से व्यू कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को जब लिया तो आप देखेंगे कि इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करने पर अब हमें ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा ये बोनी लेविरिंथ है। ये क्या है, बोनी लेविरिंथ। एक चीज आप यहां पर समझ लीजिए। और हमने पढ़ा है कि बोनी लेविरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सर्किल है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जब मैंने TS यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉक्लिया लिया तो उसमें जो आपको आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रही है, दिस इज द बोनी लेविरिंथ। और बोनी लेविरिंथ के अंदर कुछ इस तरह से, बोनी लेविरिंथ के अंदर कुछ इस तरह से आप देखेंगे मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने क्या बना दिया, बोनी लेविरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो आपने बोनी लेविरिंथ को बना दिया और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, दिस इज मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, और ये है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। आप पेशेंस के साथ बस इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। तो सबसे आउटर मोस्ट जो आपको बाउंड्री दिख रही है TS सेक्शन लेने पर, दैट इज द बोनी लेविरिंथ। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं बोनी लेविरिंथ क्या होता है। उसके अंदर लोकलाइज्ड होती है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम सभी जानते हैं कि बोनी लेविरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, यानी कि बोनी लेविरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। और जल्दी से आप चैट बॉक्स पर मुझे लिखकर आंसर दें कि बोनी लेविरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा होता है। आप जल्दी से चैट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताइए कि बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बोनी लेविरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ऊपर भी और यहां नीचे भी, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेनस लेविरिंथ है तो वहां पर भरे हुए फ्लूइड को मैं अलग से डिफाइन करूंगा। लेकिन अभी जो मैं पर्पल कलर से ये ड्रॉप बना रहा हूं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे फ्लूइड को जो बोनी लेविरिंथ के अंदर फिल्ड होता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो मुझे चैट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर दे देता हूं। बोनी लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ जो ये फ्लूइड है उसको मैं नाम दे सकता हूं पेरिलिम्फ। तो ये फ्लूइड जो है उसको मैं पेरिलिम्फ कह सकता हूं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे भी जो फ्लूइड भरा हुआ है बोनी लेविरिंथ के अंदर उसको भी मैं क्या कह सकता हूं, पेरिलिम्फ। तो बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम पेरिलिम्फ कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ होती है उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को जो कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर फिल्ड होता है हम एक अनदर नाम से जानते हैं। और उस अनदर नाम को आप क्या कहेंगे, जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हमने पेरिलिम्फ बोला, तो आप बताइए कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को आप क्या कहेंगे। तो ये मैंने क्या भर दिया, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर एक फ्लूइड को भर दिया। चलिए, तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, आपको बता देता हूं। इसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे।
ठीक है, अभी तक की आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है, समझ में आ चुकी है। देखिए भाई, आपने क्या किया, आपने कहा कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन, या कह सकते हैं क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ बोनी लेबिरिंथ एज वेल एज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज कलेक्टिवली कॉल्ड कॉक्लिया। एंड कॉक्लिया को स्टडी करने के लिए जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, अभी आप फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, यहां पर आप जो व्यू देख रहे हैं दैट इज द फ्रंटल व्यू। आप जब इसका टीएस लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आउटर मोस्ट जो एक आपको बाउंड्री दिख रही है दैट इज द बोनी लेबिरिंथ, जो टेम्पोरल बोन में कैविटी है, उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने कहा ये पेरिलिम्फ है। उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को आपने बना दिया और उसके अंदर यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने नाम दिया कि ये एंडोलिम्फ है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसकी जो अपर मोस्ट मेम्ब्रेन है, देखिए ये अपर मोस्ट मेम्ब्रेन जो मैंने येलो कलर से बना दी है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की अपर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम जनरली रीजनर मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजनर मेम्ब्रेन क्या है, तो आप यहां पर आंसर दे सकते हैं कि कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में बोनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की जो टॉप मेम्ब्रेन है, जो अपर मेम्ब्रेन है, उसको हम जनरली रीजनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो REISS रीजनर्स मेम्ब्रेन। तो हमेशा याद रखिए रीजनर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का ही टॉप या अपर मोस्ट मेम्ब्रेन को कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, रेज से याद रख सकते हैं। जैसे रेज यानी क्या होता है, हम बोलते हैं हैंड रेज कीजिए, तो आप अपना हाथ जो है वो ऊपर उठा लेते हैं। तो रीजनर मेम्ब्रेन को आप याद रखिए, ये अपर मोस्ट यानी कि टॉप जो पोर्शन है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में, उसको हम अभी फिलहाल क्या कह रहे हैं, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, अगली चीज जो आपको याद रखना है, देखेंगे आप इसी तरीके से जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की लोअर या कह सकते हैं बॉटम पर या बेस पर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को आपने क्या बोला, रीजनर मेम्ब्रेन। अब जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की या बेस वाली जो मेम्ब्रेन है, उसको हम यहां पर नाम दे सकते हैं कि इसको हम कहेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। तो मैंने नीचे किसको क्या लिख दिया, दैट इज द बेसिलर मेम्ब्रेन। आप देखेंगे एनसीईआरटी में ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर का ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया गया है, जो आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर इस डायग्राम को स्टडी करने के बाद आप जब उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने अभी तक क्या देखा, बोनी लेबिरिंथ क्या है, इसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने पेरिलिम्फ बोला। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने एंडोलिम्फ बोला। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो रीजनर मेम्ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने बोला रीजनर्स मेम्ब्रेन, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, रीजनर मेम्ब्रेन कॉक्लिया में एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बोनी लेबिरिंथ को या बोनी लेबिरिंथ में भरे हुए फ्लूइड यानी पेरिलिम्फ को दो सेपरेट चैम्बर में डिवाइड करने में काफी हेल्पफुल होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो बोनी लेबिरिंथ में प्रेजेंट पेरिलिम्फ को डिवाइड कर रही है। लेकिन यहां पर अगर मैं पर्टिकुलरली मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के रीजनर मेम्ब्रेन के लिए अगर लेकर डिस्कशन करूं, तो ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो बोनी लेबिरिंथ के पेरिलिम्फ को मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भरे हुए एंडोलिम्फ से सेपरेट करने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर रीजनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, वो पेरिलिम्फ को एंडोलिम्फ से सेपरेट करने का काम कर रही है। तो अल्टीमेटली रीजनर मेम्ब्रेन जो होती है वो बोनी लेबिरिंथ में भरे हुए पेरिलिम्फ को मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में भरे हुए एंडोलिम्फ से सेपरेट रखने का काम करती है। सिमिलरली जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो बोनी लेबिरिंथ के बेस साइड जो पेरिलिम्फ भरा हुआ है उसको सेपरेट करती है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर फिल्ड एंडोलिम्फ से। तो अल्टीमेटली रीजनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन दोनों ही कुछ इस तरीके से वर्क आउट कर रही हैं कि वो बोनी लेबिरिंथ के अंदर भरे हुए पेरिलिम्फ को एंडोलिम्फ से सेपरेट होने से रोक रही हैं। अल्टीमेटली जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रीजनर मेम्ब्रेन है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो बोनी लेबिरिंथ के अंदर स्पेस या पेरिलिम्फ भरा हुआ है
उस पेरिलिम्फ से फिल्ड दो डिफरेंट चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। रेजनर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से बोनी लेबिरिंथ के अंदर दो चैम्बर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दो स्पेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक तो ये वाला स्पेस जो आप ऊपर देख रहे हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से फिल्ड कर दिया है। तो रीजनर मेम्ब्रेन ने क्या किया, पेरिलिम्फ को, ऊपर भरे हुए पेरिलिम्फ को एंडोलिम्फ से सेपरेट किया। इस वजह से बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक ऐसा चैम्बर बन गया ऊपर साइड जिसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है, और नीचे एक अदर चैम्बर बन गया जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से बन रहा है, ये वाला, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पेरिलिम्फ सेपरेटेड है एंडोलिम्फ से। तो अल्टीमेटली रीजनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से कॉक्लिया के बोनी लेबिरिंथ के अंदर आप देखेंगे दो डिफरेंट चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है, और उन दोनों डिफरेंट चैम्बर्स में क्या भरा होता है, पेरिलिम्फ। जबकि एक चैम्बर बीच में है जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को हम पहले ही बता चुके हैं, आप क्या कह रहे हैं, एंडोलिम्फ। तो यहां पर मैंने दो चैम्बर का फॉर्मेशन कर दिया, यहां पर दो स्पेस ऐसे मैंने क्रिएट कर दिए जो कि ऊपर की साइड सेपरेट कर रही है रीजनर्स मेम्ब्रेन और नीचे की साइड सेपरेट कर रही है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैंने आपको यहां पर बता दिया कि ये दो डिफरेंट चैम्बर्स बोनी लेबिरिंथ में फॉर्म हो जाते हैं। अब आपको याद रखना है, ऊपर वाले इस चैम्बर को ही हम स्काला वेस्टिबुलाई कहते हैं। तो स्काला वेस्टिबुलाई क्या है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की जो टॉप मेम्ब्रेन है, अपर मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, उसको आपने नाम दे रखा है, यहां पर आपने उसको रीजनर्स मेम्ब्रेन बोला है। और रीजनर्स मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से जो ऊपर की साइड बोनी लेबिरिंथ में भरा हुआ पेरिलिम्फ है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के एंडोलिम्फ से सेपरेट रहता है, और ऊपर एक चैम्बर क्रिएट हो जाता है जिसको मैंने नाम दिया स्काला वेस्टिबुलाई। इसी तरह से नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो बोनी लेबिरिंथ के पेरिलिम्फ को सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के एंडोलिम्फ से, और इस वजह से बोनी लेबिरिंथ में नीचे भी एक चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस चैम्बर को मैं नाम दे रहा हूं स्काला टिम्पेनम। तो यहां पर इस डायग्राम से आपको जितनी भी शब्दों के मीनिंग समझ में आए हैं उतने आपके लिए फिलहाल अभी जानना बहुत जरूरी है। तो जितना भी मैंने आपको अभी बताया आप एटलीस्ट उतना फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्काला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ फ्लूइड कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पेरिलिम्फ, क्योंकि स्काला वेस्टिबुलाई जो है वो बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है जिसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है। इसी तरह स्काला टिम्पेनम भी बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है और उसमें भी भरा हुआ फ्लूइड क्या होगा, पेरिलिम्फ। अब आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है वो कुछ इस तरीके से बोनी लेबिरिंथ के अंदर लोकलाइज्ड है कि बोनी लेबिरिंथ में दो डिफरेंट चैम्बर्स बन चुके हैं, एक स्काला वेस्टिबुलाई और एक स्काला टिम्पेनम। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर जो आपको याद रखना है कि एक ऐसा स्पेस भी यहां पर बन रहा है जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट है, जो मैं पर्पल कलर से आपको दिखा रहा हूं। पर्पल कलर से जो एक स्पेस आपको दिख रहा है, ये फील्ड जो मैं करता जा रहा हूं, इस स्पेस को भी हम एक नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली कॉक्लिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में स्काला वेस्टिबुलाई क्या है, स्काला टिम्पेनम क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप देख रहे हैं कि स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनम के अलावा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो एक स्पेस यहाँ पर बन रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो उस स्पेस का नाम होता है स्काला मीडिया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप कैसे याद रखेंगे कि स्काला वेस्टिबुलाई अपर स्पेस है जो बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है जिसमें भरा हुआ फ्लूइड पेरिलिम्फ है। तो स्काला वेस्टिबुलाई वी से स्टार्ट होता है और वी से विक्टरी होता है। विक्टरी मतलब होता है जीतना, और आप अच्छे से जानते हैं कि वी से स्टार्ट हो रहा है वेस्टिबुलाई, इसका मतलब साफ है कि ये अपर चैम्बर है। फिर आपको अगर याद रखना है कि मिडिल चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर का चैम्बर है, तो इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्काला मीडिया कहा जाएगा, और मीडिया आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ द मिडिल चैम्बर। तो ये मैंने फिल्ड कर दिया बीच का पूरा स्पेस, और इस बीच के पूरे स्पेस को जिसको मैंने फिल्ड कर दिया है जिसमें कि एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इसको हम नाम दे सकते हैं स्काला मीडिया। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, स्काला
मीडिया। तो यहां पर आपने कुछ टर्म्स के नाम या कुछ टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके कंसेप्ट्स को आपने समझ लिया। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉक्लिया के ट्रांसवर्स सेक्शन को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो बोनी लेविरिंथ है। उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है कि उसकी टॉप मेम्ब्रेन को हम रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, लोअर या बेसिक मेम्ब्रेन को हम जो बेस पर है उसको हम स्केला टिम्पैनम कहते हैं, और उस मेम्ब्रेन को हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। रीजनर्स मेम्ब्रेन जो है वो बोनी लेविरिंथ के पेरीलिम्फ को सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के एंडोलिम्फ से। उसी तरह जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो नीचे वाले चैम्बर में जो पेरीलिम्फ भरा हुआ है उसको सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के एंडोलिम्फ से। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो रीजनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में बोनी लेविरिंथ के अंदर 3 डिफरेंट चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है। 2 ऐसे चैम्बर जो बोनी लेविरिंथ के क्राइटेरिया में आते हैं, जिसमें से ऊपर वाले को हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं जिसमें पेरीलिम्फ भरा होता है, नीचे वाले चैम्बर को जो भी बोनी लेविरिंथ के ही क्राइटेरिया में आता है जिसको हम स्केला टिम्पैनम कहते हैं, और इसमें भी पेरीलिम्फ फिल्ड होता है। जबकि बीच वाले चैम्बर को जिसमें कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एंडोलिम्फ आता है उसको हम स्केला मीडिया कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको एक ऐसा सिंपलेस्ट डायग्राम दिखाने वाला हूं जिस डायग्राम से आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है, हेयर सेल्स क्या है, हेयर सेल्स पर स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या है, ओवल विंडो क्या है, राउंड विंडो क्या है, एंड उसके अलावा हेलिकोट्रीमा क्या होता है। और अल्टीमेटली आपको यह भी कुछ हद तक समझ में आने वाला है कि फंक्शन ऑफ हियरिंग जो कॉक्लिया का मेन फंक्शन है वो आखिर उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज और यहां पर बता देता हूं कि हमने जनरली अभी क्या देखा कि कॉक्लिया जो है वो इंटरनल ईयर का इस तरीके से क्वाइल्ड पोर्शन है, यानी कि कॉक्लिया जो है वो इंटरनल ईयर के आपने क्वाइल्ड पोर्शन को बोला, ये क्या है, क्वाइल्ड पोर्शन। अब अगर इस क्वाइल्ड पोर्शन को मैं इस तरीके से एकदम सीधा फैला लूं यानी कि लीनियर कर लूं तो मैं कुछ इस तरीके के एक स्ट्रक्चर को बना सकता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट ये लेयर क्या होगी, बोनी लेविरिंथ, और अंदर वाली ये लेयर क्या होंगी, तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो आप कंसीडर कीजिए कि अगर मैं कॉक्लिया के हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को लीनियर कर दूं, सीधा कर दूं, और उसके बाद अगर हम कॉक्लिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बाकी कंपोनेंट्स को और जो मैकेनिज्म है हियरिंग की उसको समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये समझाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कॉक्लिया जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है उसको मैंने एकदम लीनियर कर लिया, और जब मैंने इसको लीनियर किया तो आप देख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट जो आपको यहां पर बाउंड्री दिख रही है इसको मैं क्या कह सकता हूं, बोनी लेविरिंथ। तो मैंने इसको नंबर 1 नाम दे दिया, और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बोनी लेविरिंथ। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब बस मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने टीएस सेक्शन लेकर स्टडी की, अभी मैंने ट्रांसफर सेक्शन से कॉक्लिया की स्टडी की, अब मैं कॉक्लिया के स्ट्रक्चर के बाकी कंपोनेंट्स को समझने के लिए उसके क्वाइल्ड पोर्शन को सीधा कर रहा हूं, लीनियर कर रहा हूं, जिससे आपको बाकी सभी स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग प्रॉपर समझ में आ सके। तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री को मैंने क्या बोल दिया, बोनी लेविरिंथ। आप देखेंगे बोनी लेविरिंथ के अंदर जो येलो कलर से जो पूरी की पूरी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो इसको मैंने सेकंड नंबर कंपोनेंट नाम दे दिया मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ कॉक्लिया में बोनी लेविरिंथ के एंड तक यानी अपेक्स पार्ट तक, टर्मिनल पार्ट तक फैली होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए मेम्ब्रेनस लेविरिंथ जो है वो बिल्कुल अपेक्स या बिल्कुल लास्ट तक, टर्मिनल तक, बोनी लेविरिंथ के टर्मिनल तक फैली होती है। लेकिन कभी भी याद रखिए कि लास्ट टर्मिनल पार्ट पर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ जो है वो बोनी लेविरिंथ के साथ अटैच नहीं होती है, बल्कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ और बोनी लेविरिंथ के बीच में यहां पर एक मामूली सा स्पेस होता है, जिस स्पेस की वजह से ऊपर का जो ये चैम्बर है अपर चैम्बर, और जो नीचे का चैम्बर है लोअर चैम्बर, जिसको हम नाम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पेनम, ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि बोनी लेविरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है। अब आप जानते हैं कि बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को आप क्या बोलेंगे, ये एक फ्लूइड है जो बोनी लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ है।
तो बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए इस फ्लूइड को देखिए, पूरा का पूरा बोनी लेविरिंथ में भरा हुआ जो ये फ्लूइड है उसको आप क्या नाम दे सकते हैं? तो दिस इज द पेरीलिम्फ, इसको मैंने नाम दे दिया ये पेरीलिम्फ है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर खत्म हुई। इसी तरीके से आप जानते हैं कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तो इसको 4th नंबर पर हम लिख सकते हैं एंडोलिम्फ। तो 4 चीजें आपको समझ में आ गई जो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैंने बस कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को लीनियर कर दिया। आउटर मोस्ट इसकी जो आपको कवरिंग दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है, वो बोनी लेविरिंथ है, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है। बोनी लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने पेरीलिम्फ बोला, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरे हुए फ्लूइड को आपने नाम दिया एंडोलिम्फ। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की अपर मेम्ब्रेन है, टॉप मेम्ब्रेन है, जो ये वाली जिसको मैं इस तरीके से हाईलाइटेड कर रहा हूं, तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की जो अपर मेम्ब्रेन है, जो आपने टीएस में भी देखा, जब टीएस और कॉक्लिया मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली, तो वहां भी आपने देखा कि टॉप पर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के टॉप वाली मेम्ब्रेन है उसको मैंने एक नाम दिया था। और जल्दी से चैट बॉक्स पर आप लिखकर बताइए कि मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की अपर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जो पेरीलिम्फ को एंडोलिम्फ से सेपरेट भी करती है। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं रीजनर्स मेम्ब्रेन। तो इसको मैं 5th नंबर पर रख देता हूं और ये है आपकी रीजनर मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आ रहा है। अब मैं फ्रंटल व्यू में आपको कॉक्लिया का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं और फ्रंटल व्यू में कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में आपको जो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है इसको आप नाम दे रहे हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। ये यहां पर भरा हुआ फ्लूइड जो है वो पेरीलिम्फ है और यहां पर भरा हुआ फ्लूइड जो है वो एंडोलिम्फ है, उसको ये सेपरेट कर रही है। उसके बाद आप जानते हैं कि अगली इंपॉर्टेंट चीज कि जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ है उसकी जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, बेस वाली मेम्ब्रेन है, उसको भी हम एक नाम से जानते हैं। और इस मेम्ब्रेन को, जिसको अब मैं पर्पल कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं, इसको हम किसी नाम से जानते हैं और वो नाम आपको लिखकर मुझे चैट बॉक्स पर जल्दी से बताना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की जो लोअर मेम्ब्रेन है, नीचे वाली मेम्ब्रेन है, उसको हम एक नाम से जानते हैं और इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो मैंने यहां पर ये लिख दिया, इसको बेसिलर मेम्ब्रेन में कह सकता हूं। तो इसको मैंने 6 नंबर पर लिख दिया बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये चीजें तो आप ऑलरेडी जानते थे। ऊपर वाली मेम्ब्रेन रीजनर्स मेम्ब्रेन, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। जो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की बेस वाली मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम नाम से भी बेसिलर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, उस बेसिलर मेम्ब्रेन के बेस पर, उस बेसिलर मेम्ब्रेन के बेस पर ध्यान से सुनिए, एक हाईली स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो हेयर सेल्स रखता है। यानी कि यहां पर जो आपको दिख रहा है कि बेसिलर मेम्ब्रेन के बेस पर ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम जनरली ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने भी ये चीज बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, या ये बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपको मैं बता देता हूं, कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल एलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं। और ये हेयर सेल्स को आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने रिसेप्टर ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्टर का नाम भी दिया है। यानी कि आपकी जो प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किन्हीं सेल्स का है, किन्हीं स्ट्रक्चर्स का है, तो वो है हेयर सेल्स। फिलहाल आपको समझना है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन से मैंने आपको बता दिया कि उसके बेस पर एक हाईली स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। तो इसको मैंने 7th नंबर पर लेवल्ड कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई? देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो मैं अब लाइन बना रहा हूं, ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है वो अपने ऊपर एक बहुत ही थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को या कवर को रखता है। यानी कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो आप इस तरीके से लहरों के समान एक मेम्ब्रेनस इलास्टिक या थिन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो 8 नंबर पर मैं इसको एक नया नाम देता हूं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब
एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है वो आपको पूरा समझ में आने वाला है। बस आपको ये लेक्चर आखिरी तक देखना है। पहले आप सभी कंपोनेंट को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें आखिर कोई भी साउंड कैसे सुनाई देता है और कैसे हम इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं कि ये साउंड जो है वो किसकी आवाज़ है, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसका हमें क्या आंसर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप समझिए कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की जो बेस वाली मेम्ब्रेन है वो बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर या उससे अटैच या उसके बेस पर एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं, विच कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, और उसको आपने नाम दे दिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पर यस या नो लिख सकते हैं। तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन तक की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉक्लिया आपको समझाया अभी कुछ देर पहले कि जो रीजनर्स मेम्ब्रेन है वो बोनी लेबिरिंथ के अंदर 2 चैम्बर्स का फॉर्मेशन कर देती है और तीसरा चैम्बर जो है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर का स्पेस है। तो बोनी लेबिरिंथ के जो ऊपर वाला चैम्बर होता है, यानी कि ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया, इसको हम स्कैला वेस्टिबुलाई कहते हैं। तो 9th नंबर पर मैं यहां पर लेबलिंग कर देता हूं स्कैला वेस्टिबुलाई। तो स्कैला वेस्टिबुलाई मैंने बना दिया, जो कि बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है या एक बोनी लेबिरिंथ के अंदर का अपर चैम्बर है जिसमें कि पेरिलिम्फ भरा हुआ है। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि बोनी लेबिरिंथ के नीचे या लोअर साइड भी एक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में बेसिलर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से, और उसको मैं नाम दे सकता हूं स्काला टिम्पेनाई। तो इस स्काला टिम्पेनाई को मैं 10th नंबर पर लेवल्ड कर देता हूं। तो स्काला वेस्टिबुलाई भी आपको समझ में आ गया, स्काला टिम्पेनाई भी आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं आगे की ओर। अब मैंने आपसे बोला था कि जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, क्या है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कहां लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने लिखा हुआ है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहां पर प्रेजेंट है? ये जो मैं येलो कलर से यहां पर हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पर मैंने आपको बताया था कि कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम हेयर सेल्स कहते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की सेल्स जो ऑलरेडी यहां पर बहुत सारी बनी हुई हैं। मैं एक और सेल आपको बनाकर बताता हूं। ये कुछ इस तरीके की सेल हैं जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ आउटर प्रोजेक्शन करके इस तरीके से फिलामेंट या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। इस वजह से इन सेल्स को हम हेयर सेल्स कहते हैं। बेसिकली ये एपिथेलियल सेल्स हैं और ये सेल्स इलोंगेटेड शेप की होती हैं। इनके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनने वाले ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं ऊपर की साइड, इनको हम एक नाम देते हैं स्टीरियोसीलिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको हम स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्टीरियोसीलिया क्या है तो आप बता देंगे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में प्रेजेंट हेयर सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना आउटर प्रोजेक्शन करके कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको स्टीरियोसीलिया कहते हैं। लेकिन लिटरली मैं आपको समझा देता हूं कि हेयर सेल्स के पास जो ये प्रोजेक्शन है वो विलाई है। हेयर सेल्स के पास जो ये प्रोजेक्शन है वो विलाई है। हालांकि इनको स्टीरियोसीलिया कहा जाता है, लेकिन आपको बता दूं हेयर सेल सीलिया कंसिस्ट नहीं करती हैं। बस उनके इन स्ट्रक्चर्स को सीलिया नाम दिया गया है, स्टीरियोसीलिया। लेकिन लिटरली अगर मैं बात करूं तो हेयर सेल्स के पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन की वजह से वो विलाई है, ना कि सीलिया। पर आपको नाम के तौर पर याद रखना है कि इनके पास प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि हेयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कुछ इस तरीके से लोकलाइज्ड होती हैं कि उनके जो स्टीरियोसीलिया है, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ क्या है? हेयर सेल, और इसकी जो फिंगर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूं स्टीरियोसीलिया। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स कुछ इस तरीके से लोकलाइज्ड होती हैं कि उनके स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ऊपर की मेम्ब्रेन को मैंने क्या नाम दिया? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो थिन इलास्टिक टेक्टोरल मेम्ब्रेन से हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया अटैच होते हैं, और जब हेयर सेल्स में मूवमेंट होता है, जो अभी नहीं होगा, हेयर सेल्स में मूवमेंट अभी नहीं होगा, लेकिन जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया में जब मूवमेंट होता है तो उस वजह से इनके स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड हो जाते हैं, रगड़ने लगते हैं। और ऐसा कुछ होता है कि इनके बैंड होने से या रगड़ने से टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर इन हेयर सेल्स के बेस में प्रेजेंट अफरेंट हेयर सेल्स के बेस में प्रेजेंट अफरेंट नर्व सेल्स
या एफरेंट न्यूरॉन सेल्स में डीपोलराइजेशन होता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो इन न्यूरॉन सेल्स के एक्सॉन्स के थ्रू सेंड आउट होता है। आगे चलकर इन सभी न्यूरॉन्स जो कि हेयर सेल्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं, उनके बंडल को हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, जिसके थ्रू ये सिग्नल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो ये चीज आपके लिए समझ में अभी नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्टीरियोसीलिया नाम की स्ट्रक्चर्स को रखती हैं, और इनके स्टीरियोसीलिया जो होते हैं वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। एक चीज, अब आगे बढ़ते हैं। तो हेयर सेल्स को हम लोग एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पर जानते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब भी कोई साउंड वाइब्रेशन या साउंड वेव, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल ईयर के पिन्ना ने क्या किया था, साउंड वेव को या साउंड को कलेक्ट किया था, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो एक्सटर्नल ईयर की एक कैविटी है उसने ट्रांसफर्ड किया था साउंड वेव को फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनम, और फिर टिम्पैनम ने साउंड वेव को ट्रांसफर्ड किया था मिडिल ईयर की 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स पर, जिनको हम सीक्वेंस में रखें तो मेलियस, इनकस और स्टेपस कहते हैं। तो फाइनली आप देखेंगे जब मिडिल ईयर की स्टेपस जो कि एक बोन है वो साउंड वेव या वाइब्रेशंस को ट्रांसफर्ड करेगी इंटरनल ईयर में, तो आपको पता चलेगा कि फाइनली इंटरनल ईयर में कॉक्लिया में वो साउंड वेव कहाँ पहुंचेंगे, हेयर सेल्स में। और हेयर सेल्स फाइनली जो है वो रिसीव करते हैं उन साउंड वेव को। कैसे करते हैं ये आप अभी फिलहाल मुझसे मत पूछिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन फाइनली जो साउंड वेव या वाइब्रेशंस उनको हेयर सेल आखिरी में रिसीव करती हैं, इसलिए हेयर सेल्स को रिसेप्टर ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्टर कहा जाता है। तो फिलहाल आप इतना समझें कि हमारे ह्यूमन ईयर में हियरिंग का मेन फंक्शन इंटरनल ईयर का है। इंटरनल ईयर में हियरिंग का जो मेन कंपोनेंट है वो कॉक्लिया है, और कॉक्लिया में वो इंपॉर्टेंट हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनका ये फंक्शन लिटरली है वो हेयर सेल्स हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हियरिंग अगर मैं बात करूं तो कॉक्लिया, और कॉक्लिया में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर हेयर सेल्स, क्योंकि उनको हम रिसेप्टर ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक चीज यहां पर अभी आपको नहीं बताई थी, वो मैं अब बता देता हूं। जैसे कि मैंने TS यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉक्लिया को जब लिया था तो आपसे बोला था कि ऊपर वाले चैम्बर को स्काला वेस्टिबुलाई कह देते हैं, नीचे वाले चैम्बर को स्काला टिम्पेनाई कह देते हैं। तो बीच वाला जो चैम्बर होता है ना, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर का जो स्पेस होता है उसको भी मैं एक नाम दे सकता हूं, और उसको मैं यहां पर नाम देता हूं हेयर सेल्स 11th नंबर पर लेवल्ड किया, और इसको 12th नंबर पर मैं नाम देता हूं स्काला मीडिया। तो अभी तक आपको जितने भी नाम मैंने बताए वो सब आप समझ लीजिए। स्काला मीडिया वो एक स्पेस है, वो चैम्बर है जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर का हिस्सा है, और इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड होगा वो एंडोलिम्फ होगा, ये आप जानते हैं। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो भी डाउट्स हैं अभी तक इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को लेकर, वो अब आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, अब बहुत ध्यान से आगे के लेक्चर को सुनना है। आप कंसीडर कीजिए कि ये जो बोन यहां पर दिखाई जा रही है वो मिडिल ईयर की सबसे लास्ट बोन है, सबसे छोटी बोन है और सबसे आखिरी में है, जिसको मैं स्टेपस कह रहा हूं। तो NCERT में भी ये शब्द लिखा हुआ है कि स्टेपस अटैच्ड विद ओवल विंडो। तो आप हमेशा याद रखिए कि मिडिल ईयर की स्टेपस बोन इंटरनल ईयर में ओवल विंडो से अटैच होती है या ओवल विंडो को हिट करती है। यानी कि जो भी साउंड वाइब्रेशंस को मिडिल ईयर की ऑसिकल्स ने एम्प्लीफाइड किया है, उन साउंड वाइब्रेशंस या साउंड वेव को स्टेपस बोन ट्रांसफर्ड करेगी ओवल विंडो में। अब ओवल विंडो क्या है ये हमें जानना होगा, तो देखिए अब बड़े ध्यान से। यहां पर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको मैं पर्पल कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो है इसको मैं नाम दे सकता हूं कि ये ओवल विंडो है। और ओवल विंडो क्या है तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है, ये ऊपर का पूरा स्पेस क्या है, ये वाला स्पेस, इस ऊपर के स्पेस को आप स्केला वेस्टिबुलाई कह रहे हैं। और NCERT कहती है कि स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स अप ऑन ओवल विंडो। तो स्केला वेस्टिबुलाई एंड अप कहां पर हो रहा है, ओवल विंडो। तो अगर मैं बोलूं कि कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहां से
आखिरी से। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ओवल विंडो कह रहा हूं, और जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो एंड अप कहां पर हो रहा है, ओवल विंडो में। और ओवल विंडो पर ही स्टेपस बोन जो है वो हिट करेगी या साउंड वेव को, साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करेगी जो वो एम्पलीफाइड कर चुकी है और उनको उसने रिसीव किया था फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स। तो अल्टीमेटली आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही स्टेपस बोन साउंड वेव या वाइब्रेशंस को ट्रांसफर करेगी ओवल विंडो में, तो वो साउंड वेव या वाइब्रेशंस ट्रांसफर्ड जैसे ही ओवल विंडो में होंगे या स्टेपस बोन जैसे ही ओवल विंडो को हिट करेगी, आप देखेंगे कि जो स्केला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ पेरिलिम्फ है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? जैसे ही स्टेपस बोन साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर्ड करेगी ओवल विंडो में या ओवल विंडो को हिट करेगी वो, वैसे ही जो स्केला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ पेरिलिम्फ है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से ये पेरिलिम्फ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, धीरे 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 ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और हम सभी जानते हैं कि ये छोटी सी जगह, यहां पर आप देखिए, ये छोटी सी जगह यहां पर जहां पर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ अपेक्स पार्ट पर, टर्मिनल पार्ट पर बोनी लेविरिंथ से बहुत मामूली सी दूरी पर होती है, वहां पर एक बहुत माइनर सा होल होता है जिससे कि पेरिलिम्फ जो है वो ट्रांसफर्ड हो सकता है फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई टू स्केला टिम्पैनम। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जैसे ही मूवमेंट होगा पेरिलिम्फ में, ये मूवमेंट पेरिलिम्फ में होता हुआ इस स्पेस के थ्रू पेरिलिम्फ ट्रांसफर्ड होगा या मूवमेंट करता हुआ पेरिलिम्फ ट्रांसफर्ड होगा स्केला टिम्पैनम पर। तो ये छोटा सा स्पेस जो कि सेपरेटेड कर रहा है या कहा जाए जिससे कनेक्टेड है, सेपरेटेड नहीं कर रहा है, सॉरी, वो छोटा सा स्पेस, वो छोटा सा होल, वो छोटा सा अवकाश जहां से कनेक्ट हो रहा है स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पैनम से, उसको हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं। तो इसको मैं लेबल्ड कर देता हूं किस नाम से, 13 नंबर नाम से, हेलिकोट्रीमा। तो हेलिकोट्रीमा क्या है? तो आप कहेंगे स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पैनम से जिस छोटे से होल से कनेक्ट होता है उसको हेलिकोट्रीमा कहते हैं। अब देखिए आप, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पिन्ना ने साउंड को कलेक्ट किया एक चीज, उसके बाद साउंड जो वेव हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू ट्रांसफर्ड हुई फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनम यानी कि ईयर ड्रम। टिम्पैनम ने उनको ट्रांसफर्ड किया मिडिल ईयर की फर्स्ट ईयर ऑसिकल जिसको मेलियस कहा, मेलियस से वो ट्रांसफर्ड हुआ इनकस में, इनकस से वो ट्रांसफर्ड हुआ स्टेपस में, और यहां ट्रांसफर होने के साथ साथ साउंड वेव या वाइब्रेशंस एम्पलीफाइड भी हो गए लेवरेज इफेक्ट की वजह से, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब स्टेपस जैसे ही हिट करेगी, साउंड वेव की वजह से स्टेपस जैसे ही हिट करेगी ओवल विंडो को, तो स्केला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ पेरिलिम्फ मूव करने लगेगा। और ये मूवमेंट करता करता आगे आप देखेंगे कि स्केला टिम्पेनाई का पेरिलिम्फ भी मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में। वहां से मूवमेंट चलता आ रहा और यहां पर स्केला टिम्पेनाई में भी जो पेरिलिम्फ है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में जब मूवमेंट होगा तो अल्टीमेटली जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की जो बेस वाली मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन, उसमें भी मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। और अगर बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी मूवमेंट होगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होगा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में प्रेजेंट हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी मूवमेंट होगा। और हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में जब मूवमेंट होता है तो हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया हैं वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर इस तरीके से बैंड करने लगते हैं। ध्यान से देखिए आप मेरे हाथों को, इस तरीके से हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया जो है वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड करने लगते हैं। और जैसे ही स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड करते हैं, आप देखेंगे कि हेयर सेल्स के बेस पर, देखिए ये मैं बना रहा हूं, हेयर सेल्स के बेस पर अफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया बैंड करते हैं वैसे ही इन न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और उनमें डीपोलराइजेशन होने की वजह से ये सभी के सभी न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन होगा और इनमें डीपोलराइजेशन होने की वजह से आप देखेंगे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के थ्रू, देखिए ये सभी न्यूरॉन्स के एक्सॉन है और इन सभी न्यूरॉन के एक्सॉन के बंडल को मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, ऑडिटरी नर्व,
तो हम सभी जानते हैं कि जनरली हम बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन का जो बंडल होता है उसको नर्व कहते हैं, और यहां पर क्योंकि ये नर्व जिस सिग्नल को लेकर जा रही है वो ऑडिटरी सिग्नल है, तो मैं इनको नाम दे सकता हूं ऑडिटरी नर्व। समझते चलिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जितनी भी हेयर सेल्स हैं जिनने की अपने साइटोप्लाज्म में मूवमेंट किया है साउंड वाइब्रेशंस की वजह से, उनकी स्टीरियोसीलिया बैंड होने लगेंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर, और उसकी वजह से इन हेयर सेल्स के बॉटम या बेस पर प्रेजेंट जो अफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन होगा, उनमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और उस एक्शन पोटेंशियल को सेंड आउट कर दिया जाएगा इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के थ्रू, और इन न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बंडल को हम ऑडिटरी नर्व कह रहे हैं, और इन ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल जो है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, और जिससे ब्रेन इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये साउंड क्या है, किसका है और कैसा है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन आपको कमांड देगा और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेवियर करेंगे, अपनी आवाज से सामने वाले को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन सभी स्ट्रक्चर्स का जो कॉक्लिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में आपने पढ़े हैं, और अभी भी आपको जो डाउट्स हैं, अभी भी जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आपको मेरा ह्यूमन ईयर पार्ट 4 देखना होगा, क्योंकि उसमें मैं डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ईयर हियरिंग आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है वो काफी डिटेल में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन ईयर पार्ट 4 में। लेकिन अभी आपको काफी कुछ जानना बाकी है इस लेक्चर में, तो आप अभी तक जितना भी समझे हैं उतना याद रखिए, बाकी कंसेप्ट आपके लेक्चर 4 में कंप्लीट होने वाले हैं। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि स्टेपस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया, यानी कि स्टेपस जो बोन है वो कॉक्लिया की ओवल विंडो से अटैच होती है। लेकिन जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये बोन स्टेपस बोन है। आप ध्यान से देखेंगे, ये स्टेपस बोन है, और यहां पर ये एक विंडो बनी हुई है जिसको ओवल विंडो बोला गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर ये स्टेपस बोन है। फिर से मैं आपको बताता हूं, ये यहां पर ये स्ट्रक्चर स्टेपस बोन है, लेकिन ओवल विंडो जो है वो तो कॉक्लिया में स्कैला वेस्टिबुलाई के एंड अप होने वाले पार्ट पर प्रेजेंट होती है। तो यहां पर तो आपको इस स्ट्रक्चर को देखकर ये काफी कंफ्यूजन होगा कि स्टेपस तो कॉक्लिया से काफी दूरी पर प्रेजेंट है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक नया डायग्राम दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम से आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमेशा याद रखिए, एनसीईआरटी के टिपिकल डायग्राम में ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि स्टेपस जो है वो कॉक्लिया के ओवल विंडो से अटैच होती है, लेकिन लिटरली जो सही 3D डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहां पर बताऊं तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो है स्टिरअप शेप्ड, ये यहां पर स्टिरअप शेप्ड बोन्स को हम कह रहे हैं स्टेपस, और आप देखेंगे स्टेपस बोन जो है वो यहां पर एक विंडो है, यानी कि जहां पर कॉक्लिया का स्कैला वेस्टिबुलाई ओपन हो रहा है, वहां पर एक विंडो है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ओवल विंडो। और इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो स्टेपस बोन होती है वो कॉक्लिया के ओवल विंडो से अटैच होती है। और वैसे भी आपको पूरी कहानी में एक बार फिर से बता देता हूं अगर समझ में नहीं आई है, कि यहां पर ईयर पिन्ना से साउंड वेव जाएगी, कलेक्ट कर यहां पर साउंड वेव को भेजा जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू अंदर। ये ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू साउंड वेव अंदर आ रही है। उसके बाद टिम्पेनम जो है वहां पर साउंड वेव को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टिम्पेनम से साउंड वेव को ट्रांसफर कर दिया जाएगा 3 ईयर ऑसिकल्स जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, जो साउंड वेव को ट्रांसफर एज वेल एज एम्पलीफाइड करेंगी। और सबसे लास्ट बोन जिसको हम स्टेपस कह रहे हैं वो ओवल विंडो से अटैच होती है कॉक्लिया की। और ओवल विंडो कॉक्लिया में क्या है, तो जहां पर कॉक्लिया का स्कैला वेस्टिबुलाई एंड अप होता है, या जहां से साउंड वेव एंटर करता है फ्रॉम स्टेपस, उस पर्टिकुलर विंडो को ओवल विंडो कहा जाता है। जैसे ही स्टेपस ओवल विंडो को हिट करती है, स्कैला वेस्टिबुलाई में भरा हुआ पेरिलिम्फ में मूवमेंट होता है, जिससे हेलिकोट्रीमा के थ्रू पेरिलिम्फ में मूवमेंट होता हुआ स्कैला टिम्पेनाई तक पहुंच जाता है। और स्कैला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में जैसे ही मूवमेंट होता है, आप जानते हैं कि बेसिलर मेम्ब्रेन में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होता है, जिससे हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, जिससे हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर मूवमेंट या बैंड करने लगती हैं, जिससे उन हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट अफरेंट न्यूरॉन्स में
डीपोलराइजेशन होता है जिससे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जो एक्सॉन्स के बंडल यानी ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, जिससे हम किसी भी साउंड को या साउंड का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, जब कोई भी साउंड वेव या कह सकते हैं साउंड वाइब्रेशंस पेरिलिम्फ में आते हैं और पेरिलिम्फ में आने के बाद वो बेसिलर मेम्ब्रेन को मूव करेंगे या ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में उसकी वजह से मूवमेंट होगा या हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और विंडो होती है जिसको मैं लेवलिंग कर रहा हूँ 40 नंबर से। तो यहाँ 40 नंबर पर मैं एक लेवलिंग कर रहा हूँ जिसको मैं राउंड विंडो बोल रहा हूँ, और राउंड विंडो ओपन या टर्मिनेट होती है। मैं यहां पर NCERT के वर्ड यूज करूंगा। जो स्केला टिम्पेनाई है वो टर्मिनेट होती है राउंड विंडो पर, यानी कि राउंड विंडो ये वाला स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये राउंड विंडो है, और ये वाला स्पेस जो चैम्बर है उसको हम स्केला टिम्पेनाई कह रहे हैं। तो टिम्पेनाई जो है वो टर्मिनेट होता है राउंड विंडो पर, और राउंड विंडो का फंक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो साउंड वेव या वाइब्रेशंस जो प्रेशर हमारे पेरिलिम्फ में आता है वो इस राउंड विंडो के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब हम किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो कहा जाता है एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला, पर लिटरली सच्चाई ये है कि हम जिस कान से सुनते हैं उसी कान से निकाल भी देते हैं, क्योंकि जो भी साउंड वाइब्रेशंस या प्रेशर हमारे पेरिलिम्फ में गया था वो हमारी हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद, उनकी स्टीरियोसीलिया को बेंड करने के बाद, न्यूरॉन्स को डीपोलराइज करने के बाद वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द राउंड विंडो एंड राउंड विंडो ओपन इनटू मिडिल ईयर। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये NCERT में लिखा हुआ है। तो राउंड विंडो फाइनली कहां पर ओपन होती है? मिडिल ईयर में, यानी कि जो मिडिल ईयर से साउंड वेव गई थी वो अपना काम करके वापस मिडिल ईयर में आ गई, और मिडिल ईयर कनेक्टेड बाय यूस्टेशियन ट्यूब विद फेरिंग्स, ये भी हमने पढ़ा है। तो फाइनली जो हमने साउंड वेव को लिया था उन साउंड वेव को हमने वापस निकाल भी दिया, रिलीज भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर 2 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस पूरे लेक्चर का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो आपको याद रखना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है जो कि अपर चैम्बर है, जो रीजनर्स मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है बोनी लेबिरिंथ को या उसमें भरे हुए पेरिलिम्फ को एंडोलिम्फ से, उसकी वजह से जो एक चैम्बर ऊपर बन रहा है स्केला वेस्टिबुलाई, आपको बता दूं वो एंड होता है एट द ओवल विंडो, जो मैं आपको बता चुका हूं। और ओवल विंडो हम कह सकते हैं वो जगह है जहां पर स्टेपस अटैच होती है या स्टेपस ओवल विंडो को ही हिट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्केला टिम्पेनाई है वो टर्मिनेट्स होती है एट द राउंड विंडो, ये भी हम आपको बता चुके हैं, और ओपन होती है फाइनली मिडिल ईयर में। तो जो भी प्रेशर पेरिलिम्फ में जाता है वो रिलीज हो जाता है स्केला टिम्पेनाई की राउंड विंडो के थ्रू फाइनली, और वो ओपन होती है मिडिल ईयर में। हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, ये कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में आई हुई लाइन है, ये आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर इसको नहीं भूलना है। तो आपको मैं बता देता हूं हेयर सेल्स जो हैं दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, या मैं कह सकता हूं कि हेयर सेल्स आर रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, बस आपको रट लेना है कि हेयर सेल्स एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर और हेयर सेल्स आर रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। तो हेयर सेल्स हियरिंग की रिसेप्टर्स होती हैं, क्योंकि लिटरली सच्चाई यही है कि जब स्टेपस जो है वो हिट करती है ओवल विंडो को तो पेरिलिम्फ में मूवमेंट होता है, और पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट के बाद हेलिकोट्रीमा के थ्रू वो मूवमेंट पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पेनाई में भी होने लगता है, जिससे कि बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होता है, जिससे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में होता है, जिससे हेयर सेल्स में भी मूवमेंट होता है। और सच्चाई क्या है कि जो भी सिग्नल्स या वेव या वाइब्रेशंस आए हैं उनको रिसीव किसने किया? फाइनली हेयर सेल्स ने, जिनकी वजह से उनके स्टीरियोसीलिया बैंड होने लगते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर, और फाइनली इस कारण से ही जो उनके बेस पर, हेयर सेल के बेस पर अफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, एक्सॉन्स का बंडल यानी ऑडिटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और फाइनली हम किसी साउंड का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। तो ओवरऑल हेयर सेल्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर, या ये है रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। के पूरे ह्यूमन ईयर की एनाटॉमी को समझ लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया को प्रॉपरली समझ लेते हैं, यानी कि हमारे वो सभी कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होते हैं कि स्केला वेस्टिबुलाई क्या है, स्केला मीडिया क्या है, स्केला टिम्पेनाई क्या है, हेयर सेल्स क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या है। ये सभी कंसेप्ट जब हमारे क्लियर होते हैं, हम जानते हैं कि मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स जो होती हैं वो ना केवल साउंड वेव को ट्रांसफर्ड करती हैं एज वेल एज
वो साउंड वेव को एम्पलीफाइड भी करती हैं। तो यहां तक सब कुछ समझने के बाद अब हम पार्ट 4 में आपको बताने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो आज हम पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। और एनसीईआरटी ने एक और पैराग्राफ आपको दिया ह्यूमन ईयर में, जिसमें कि उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है आपसे कि कैसे हमारा ह्यूमन ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, कैसे हमारे ह्यूमन ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सभी कंसेप्ट जो अब ह्यूमन ईयर के बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वो आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करूंगा। अगर आपने ह्यूमन ईयर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में ह्यूमन ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को स्टडी करें। आप विश्वास कीजिए, आपको ये पूरा ह्यूमन ईयर का जो कंसेप्ट होगा वो मेरे लेक्चर पार्ट 4 को देखने के बाद पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आप सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली 110% सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, ह्यूमन ईयर पार्ट 4, जिसमें दो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग एंड नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में, और 3 ऐसे पॉइंट्स आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना है। तो 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सबसे पहले बता देता हूं, रिवाइज करा देता हूं जो आपने पहले भी देखे हैं। नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कभी नहीं भूलना है, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है, पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग। अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ, फिर से मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग, तो आपका आंसर होगा, हमेशा याद रखिए, द मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग। अगर आपसे पूछा जाता है ह्यूमन के ईयर में मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग किसका है तो आप आंसर दे सकते हैं इंटरनल ईयर। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा ह्यूमन का इंटरनल ईयर ही वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर है जो हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल ईयर में फिर मेन फंक्शन किसका है, यानी कि इन इंटरनल ईयर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हियरिंग का मेन फंक्शन अगर इंटरनल ईयर का है लेकिन इंटरनल ईयर में मेन फंक्शन ऑफ हियरिंग किसका है, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कॉक्लिया। तो आप यहां पर आंसर देंगे कॉक्लिया। एंड तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन कॉक्लिया वो कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं या सेल्स हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर या रिसेप्टर ऑफ हियरिंग के नाम से जाने जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए उनको हम हेयर सेल्स कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं क्योंकि इनको ऑडिटरी रिसेप्टर एनसीईआरटी ने बोला है, और आपको हमेशा याद रखना है कि हेयर सेल ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, या इनको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। तो जल्दी से हमने अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो हम अब एक फ्लो डायग्राम के थ्रू, यानी कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को मैं आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। और आपको फ्लो डायग्राम से समझाने से पहले, यानी फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाने से पहले, मैं एक सिंपल से स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं जो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या होता है। लेकिन आज आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसको हम ईयर पिन्ना बोलेंगे, वो साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। यानी कि सबसे पहले साउंड वेव को कलेक्ट कौन करेगा, ईयर पिन्ना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में पहला पॉइंट ऑफ याद रखिए कि साउंड वेव को कलेक्ट करेगा हमारे एक्सटर्नल ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। उसके बाद जब साउंड वेव को कलेक्ट कर लिया जाएगा तो साउंड वेव को पिन्ना से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। मीटस का मतलब कैविटी भी होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो पहला स्टेप आप याद रखिए, साउंड वेव को ईयर पिन्ना जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है वो कलेक्ट करने का काम करेगा। देन साउंड वेव को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम ईयर पिन्ना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, किसकी हेल्प से, ऑडिटरी मीटस की हेल्प से। और जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस साउंड वेव की वजह से उसमें वाइब्रेशंस इमिट या पैदा होगा, तो वो उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देगी मिडिल ईयर में प्रेजेंट 3 ईयर ऑसिकल्स में, जिसमें से पहली ईयर ऑसिकल्स का जो नाम होता है, जो हैमर शेप्ड होती है, उसको हम मेलियस कहते हैं। तो ये मेलियस है। उसके बाद उससे ट्रांसफर होगा इनकस में, और फाइनली स्टिरअप शेप्ड एक एयर ऑसिकल होती है जिसको हम स्टेपस कहते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन पैदा होगा, वो उस वाइब्रेशन को ट्रांसफर कर देगी 3 डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स में जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। और अब एनसीईआरटी क्या कहती है? अब एनसीईआरटी कहती है कि जैसे ही मिडिल ईयर की लास्ट ईयर ऑसिकल यानी कि स्टेपस पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को, एम्पलीफाइड यहां पर साउंड वेव ऑलरेडी हो चुका होगा, तो स्टेपस ओपन होती है ओवल विंडो में। तो आगे के डायग्राम को समझाने के लिए मैं फिर से एक बार कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को यानी कि इनर ईयर के कॉक्लिया के स्ट्रक्चर को लीनियरली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही स्टेपस ट्रांसफर करेगी वाइब्रेशंस को इंटरनल ईयर में, तो वो किस तरीके से करेगी कि स्टेपस ओपन होगी ओवल विंडो में। तो इसको मैं यहां पर नाम दे सकता हूं, ये ओवल विंडो है, जो आपने पहले पढ़ रखा है क्या होता है। और ओवल विंडो को जैसे ही स्टेपस हिट करती है, आप जानते हैं कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं या साउंड वेव है, वो स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, जिससे कि पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई मूव होने लगता है। तो आगे के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉक्लिया के स्ट्रक्चर का ट्रांसफर सेक्शन ले रहा हूं ताकि आप पूरी मैकेनिज्म को प्रॉपर वे में समझ सकें। तो यहां पर मैं कॉक्लिया का जब टीएस लेता हूं, तो टीएस लेने पर आपको मालूम चलता है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉक्लिया के टीएस को स्टडी करने पर पता चलता है कि इसमें मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, बोनी लेविरिंथ के अंदर कुछ इस तरीके से लोकलाइज्ड होती है कि ऊपर वाले चैम्बर को हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, ये आप जानते हैं। एंड इसमें भरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। उसी तरह नीचे वाले चैम्बर को हम स्केला टिम्पैनम कहते हैं, और इसमें भी भरे हुए फ्लूइड को हम पेरिलिम्फ कहते हैं। जबकि बीच वाले चैम्बर को जो मेम्ब्रेन लेविरिंथ से सराउंडेड होता है, इस चैम्बर को स्केला मीडिया कहा जाता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को आप प्रॉपर वे में समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प से मैं इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनते चलिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही स्टेपस ओवल विंडो को हिट करती है, हम कहां पर थे, जैसे ही स्टेपस ओवल विंडो को हिट करती है, तो ओवल विंडो साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर कर देता है स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, जिससे कि पेरिलिम्फ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर पेरिलिम्फ जो है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि पेरिलिम्फ में अगर मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट किस में होता है, पेरिलिम्फ में, तो अल्टीमेटली मूवमेंट मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरे हुए एंडोलिम्फ में भी होगा, यानी स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होगा। और ऑब्वियसली मूवमेंट जो है वो पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पैनम में भी होगा, क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई जो है वो स्केला टिम्पैनम से एक बहुत छोटे से होल्स की हेल्प से जुड़ी हुई है, जिसको हम एक नाम देते हैं हेलिकोट्रीमा। ये मैंने आपको बताया था। तो अल्टीमेटली जैसे ही पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट होता है, तो तुरंत ही मूवमेंट होगा स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी, और मूवमेंट होगा स्केला टिम्पैनम के पेरिलिम्फ में भी, जिससे कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, अब ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ये हम पहले से जानते हैं। ये नीचे जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया एंड पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पैनम में मूवमेंट होगा, आप देखेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो रिपल करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल लाइक मूवमेंट होगा, रिपल लाइक मूवमेंट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि बेसिलर मेम्ब्रेन में किस तरीके का मूवमेंट होगा, रिपल लाइक मूवमेंट होगा, यानी कि उसमें लहरों की तरह मूवमेंट होना बेसिलर मेम्ब्रेन में स्टार्ट हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि बेसिलर मेम्ब्रेन के बेस पर एक हाईली स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये येलो कलर से आपको दिख रहा है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारी स्केला
टिम्पेनम है, ठीक है ना, जिसको एसटी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है उसमें मूवमेंट होगा तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम हेयर सेल्स कहते हैं। तो इन सेल्स को मैं क्या नाम देता हूं, दे आर हेयर सेल्स। और जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होता है, हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर एक इलास्टिक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो रेड कलर से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, और इस मेम्ब्रेन को हम टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दिस इज द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये सब स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बस आपको यहां मैकेनिज्म को एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझना है। अब जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में मूवमेंट होगा, जैसे हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, तो हेयर सेल्स के पास स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि आपने पढ़ा है कि टेक्टोरल मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच होते हैं। तो जैसे ही हेयर सेल्स के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा, हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया बैंड करना स्टार्ट कर देंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर। यानी कि अगर ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन है तो इस पर हेयर सेल्स के जो स्टीरियोसीलिया, मेरी फिंगर को आप क्या मानिए स्टीरियोसीलिया, ये इस तरीके से बैंड करना स्टार्ट कर देंगे किस पर, टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर। और हम सभी जानते हैं कि जो हेयर सेल्स हैं उनके बेस पर कुछ एफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एफरेंट न्यूरॉन्स हैं जो हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हेयर सेल्स के स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बैंड होने लगते हैं, हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनमें डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एफरेंट न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल इन एफरेंट न्यूरॉन के एक्सॉन्स के थ्रू, जितने भी हेयर सेल्स उन सभी के बेस पर बहुत सारे एफरेंट न्यूरॉन का नेटवर्क फैला हुआ है। अब अगर हेयर सेल्स के बेस पर प्रेजेंट एफरेंट न्यूरॉन्स में डीपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जिससे कि सभी न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो इस एक्शन पोटेंशियल को लेकर ब्रेन तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि जो सभी के सभी एफरेंट न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स के बंडल को हम एक साथ यहां पर क्या कह सकते हैं, तो आप यहां पर उनको ऑडिटरी नर्व कहेंगे। तो हम सभी जानते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम जनरली नर्व बोलते हैं। और यहां पर क्योंकि ये ऐसे एक्सॉन्स का बंडल है जो ऑडिटरी सिग्नल्स को लेकर ब्रेन के ऑडिटरी पार्ट या रीजन तक ले जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इन एक्सॉन्स के बंडल को मैं क्या कह सकता हूं, ऑडिटरी नर्व। तो अल्टीमेटली इन ऑडिटरी नर्व के थ्रू क्या होगा, तो इन ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो सिग्नल होगा या इंपल्स होगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं इंपल्स या सिग्नल ट्रांसमिटेड होगा, इंपल्स ट्रांसमिटेड होगा टू ऑडिटरी रीजन ऑफ ऑडिटरी रीजन ऑफ ब्रेन। तो यहां पर आपने देखा किस तरीके से हम किसी भी साउंड को इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, सुन पाते हैं और ये रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर साउंड किसका है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कहते हैं। इसको सिंपल स्टेप्स में आपको समझना है। तो मैं एक फ्लो डायग्राम आपको देने वाला हूं जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बेसिस पर आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बिल्कुल होती है। तो पूरी की पूरी प्रोसेस को अब मैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल है। एक्सटर्नल ईयर जो होगा उसका पिन्ना जो है वो साउंड को कलेक्ट करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, कैविटी है, वो साउंड को ट्रांसफर्ड करेगी फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनम मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन में साउंड जब पहुंचेगा, यानी कि ईयर ड्रम तक जब साउंड पहुंचेगा तो उससे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उस पर वेव स्ट्राइक करेगी, जिससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन कॉज होगा। और वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कॉज होने की वजह से इन वाइब्रेशंस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसफर्ड कर देगी मिडिल ईयर में प्रेजेंट 3 डिफरेंट बोन्स में जो चैन लाइक फैशन में प्रेजेंट होती है। यानी सबसे पहले मेलियस पर, फिर इनकस पर और आखिरी में स्टेपस पर। यहां पर साउंड ना केवल ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट ईयर ऑसिकल्स में, एज वेल एज साउंड का यहां पर एम्प्लीफिकेशन भी होता है। इसके बाद क्या होगा तो हम सभी जानते हैं, जैसे ही साउंड जो है वो स्टेपस बोन या साउंड वाइब्रेशन स्टेपस बोन तक पहुंचेंगे, स्टेपस बोन उन साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसफर्ड कर देगी ओवल विंडो में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टेपस बोन ओपन होती है ओवल विंडो ऑफ द मिडिल ईयर या कॉकलिया। तो अल्टीमेटली जैसे ही कॉकलिया
की ओवल विंडो को स्टेपस बोन हिट करेगी, हम देखेंगे जो पेरिलिम्फ होगा स्केला वेस्टिबुलाई का, जो पेरिलिम्फ होगा ये लिखा हुआ है पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई में मूवमेंट होता है, हम सभी जानते हैं कि इस वजह से वाइब्रेशन या मूवमेंट एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में क्योंकि हेलिकोट्रीमा वो पर्टिकुलर होल है जिससे कि स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनम से कनेक्टेड रहती है, तो अल्टीमेटली पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पेनाई में भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों चैम्बर में पेरिलिम्फ जो भरा हुआ है और बीच के चैम्बर में जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है, उस सभी में मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से जो एक थिन इलास्टिक कह सकते हैं मेम्ब्रेन है, जिसको हम जनरली जहां पर जो एक मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ की बॉटम मेम्ब्रेन है जिसको हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें रिपल लाइक मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। और रिपल लाइक मूवमेंट होने की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि जो हेयर सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो मूव होना स्टार्ट कर देगा। अब हेयर सेल्स का साइटोप्लाज्म जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, हम सभी जानते हैं हेयर सेल्स के पास स्टीरियोसीलिया होते हैं, और स्टीरियोसीलिया टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर, जो कि एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर बेंड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हेयर सेल्स की स्टीरियोसीलिया जो है वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर बेंड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टेक्टोरल मेम्ब्रेन पर स्टीरियोसीलिया ऑफ हेयर सेल्स बेंड करते हैं, वी नो दैट द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अफरेंट नर्व सेल्स। तो हमने आपको बताया कि हेयर सेल्स के बेस पर कुछ एफरेंट नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन एफरेंट नर्व सेल्स में क्या होगा भाई, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड होगा, जो कि उन्हीं एफरेंट नर्व के एक्सॉन्स के बंडल, जिनको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उनके थ्रू ऑडिटरी रीजन ऑफ ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और इस वजह से हम किसी भी साउंड को सुन पाएंगे। तो ऑब्वियसली आपने यहां पर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को बहुत प्रॉपरली समझ लिया होगा, मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज। तो हमने सबसे पहले आपसे बात की थी कि जो इंटरनल ईयर होता है उसको हम दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अगर हम बात करें कि हियरिंग का फंक्शन किसका है, तो आपका आंसर होता है कॉक्लिया का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉक्लिया के अबव यानी कॉक्लिया के जस्ट ऊपर एक अनादर जो पार्ट है, जो हाईली क्वाइल्ड रीजन नहीं कहा जा सकता इंटरनल ईयर का, लेकिन वो इंटरनल ईयर का एक पार्ट है जो अबव द कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, और जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो वेस्टिब्यूलर एपरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर का दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस के लिए या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस के लिए इंटरनल ईयर का वेस्टिबुलर एपरेटस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहीं पर नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर वहां पर होगा वेस्टिब्यूलर एपरेटस। और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन ऑफ हियरिंग, तो आपका आंसर होगा कॉक्लिया। तो हम यहां पर अब बात करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर के बारे में। तो बॉडी का बैलेंस और बॉडी पोस्चर में किस तरीके से इंटरनल ईयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं आपको बता देता हूं। इस फंक्शन में वेस्टिबुलर एपरेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर एपरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर एंड ऑल्सो इक्विलिब्रियम। तो वेस्टिबुलर एपरेटस हम किसे कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि वेस्टिबुलर एपरेटस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व हैं। एक को हम ओटोलिथ कहते हैं, जिसमें कि दो बलून शेप्ड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर को सैक्यूल कहा जाता है, आपको मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया है, एंड दूसरे बलून लाइक स्ट्रक्चर को यूट्राइकल कहा जाता है। तो यूट्राइकल और सैक्यूल को एक साथ हम ओटोलिथ कहते हैं, और ओटोलिथ के अराउंड जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ मिलकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देखिए, बॉडी बैलेंस दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक बैलेंस और एक डायनामिक बैलेंस। ये दोनों किस प्रकार के बैलेंस है ये आपको बिल्कुल नहीं जानना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल आपको जितना याद रखना है इस पैराग्राफ से वो आपकी स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं। आप पहली चीज याद रखिए कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर में कौन सा इंटरनल ईयर का पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपका सबसे पहला आंसर होगा वेस्टिबुलर एपरेटस। एंड वी नो दैट कि वेस्टिबुलर एपरेटस को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक ओटोलिथ जिसमें कि सैक्यूल यूट्राइकल आता है, और दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है, और सेमी सर्कुलर डक्ट जो है वो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ का पार्ट है। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओटोलिथ होता है, उस ओटोलिथ के पास जो ओटोलिथ है, उस ओटोलिथ के पास एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल एंड यूट्राइकल के पास प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर। और उन प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम जनरली क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। उन प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को मैक्यूला कहा जाता है। तो आप ये नाम बिल्कुल यहां पर याद रख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैक्यूला क्या है, आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि मैक्यूला क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि वेस्टिबुलर एपरेटस में ओटोलिथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें दो बलून लाइक मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक को सैक्यूल कहा जाता है और एक को यूट्राइकल। अब सैक्यूल और यूट्राइकल दोनों के बेस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मैक्यूला कहते हैं। और बिलीव कीजिए आपके मैक्यूला, यूट्राइकल और सैक्यूल का वैसा ही कोई स्ट्रक्चर है जैसा कि कॉक्लिया का ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्योंकि मैक्यूला जो है दैट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो मैक्यूला है दैट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, और इसके पास कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बिलीव कीजिए उनको भी हम हेयर सेल्स कहते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉक्लिया में जो हेयर सेल्स हैं दे आर रिसेप्टर ऑफ हियरिंग या ऑडिटरी रिसेप्टर, लेकिन हेयर सेल्स की प्रेजेंस आपको सैक्यूल और यूट्राइकल के बेस पर प्रेजेंट एक सेंसरी पार्ट जिसको हम प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका एक्चुअल नाम है मैक्यूला, वहां पर भी होती है। लेकिन यहां पर जो हेयर सेल्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैटिक बैलेंस। तो आपने क्या समझा अभी तक? आपको यह समझना है कि इंटरनल ईयर में मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर का जो फंक्शन है वो वेस्टिबुलर एपरेटस परफॉर्म कर रहा है। नंबर वन चीज, वेस्टिबुलर एपरेटस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसके ओटोलिथ जो कि बलून लाइक मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के दो स्ट्रक्चर रखते हैं, एक सैक्यूल और एक यूट्राइकल। सैक्यूल और यूट्राइकल के बेस वाले पार्ट पर आपको कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। एंड मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्राइकल, जिसमें कि हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैटिक बैलेंस। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस में एक बॉडी बैलेंस होता है स्टैटिक बैलेंस, जो क्या होता है आपको नहीं पढ़ना, बस आप याद रखिए ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल और यूट्राइकल किस प्रकार के बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्टैटिक। इस बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूट्राइकल और सैक्यूल के पास कौन सा सेंसरी पार्ट होता है, तो आपका आंसर होगा मैक्यूला। मैक्यूला कैसे स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, हेयर सेल्स, जो क्या करती हैं, बॉडी के स्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं दूसरा पार्ट जो वेस्टिबुलर एपरेटस का है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल या सेमी सर्कुलर डक्ट कहा जाता है। और इसको में भी यानी कि सेमी सर्कुलर कैनाल और सेमी सर्कुलर डक्ट में भी आप देखेंगे कि जो बेस होता है, आपको मैंने बताया था सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं जिनका बेस जो है वो सॉयल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। वेस्टिबुलर एपरेटस के सेमी सर्कुलर कैनाल में आप देखेंगे जो बेस वाला पार्ट है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, वहां पर यानी कि एम्प्यूला वाले पार्ट पर भी कुछ प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वहां पर प्रेजेंट प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहते हैं। तो क्रिस्टा एम्प्यूलारिस क्या है, तो आप कहेंगे क्रिस्टा एम्प्यूलारिस जो है दैट इज द प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहां प्रेजेंट होंगे, तो सेमी सर्कुलर कैनाल या सेमी सर्कुलर डक्ट के बेस वाले सॉयल पार्ट जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और आपको बता दूं कि क्रिस्टा एम्प्यूलारिस भी मैक्यूला की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट है सेमी सर्कुलर डक्ट एंड सेमी सर्कुलर कैनाल का। यहां पर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पर यहां पर जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ डायनामिक बैलेंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के डायनामिक बैलेंस को मेंटेन करने में सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल को प्ले करने के लिए सेमी सर्कुलर डक्ट के बेस यानी एम्पुलरी रीजन में एक प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको एनसीईआरटी ने
बोला है क्रिस्टा एम्प्यूलारिस, जिसमें हेयर सेल्स होती हैं और उसकी वजह से ये डायनामिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो पूरे के पूरे इंटरनल ईयर में अगर मैं बात करूं तो मैक्यूला की कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं कॉक्लिया के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑफ कॉक्लिया एंड ओटोलिथ के मैक्यूला का कंपैरिजन हम बिल्कुल कर सकते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल या डक्ट के क्रिस्टा एम्प्यूलारिस से। यानी कि मैक्यूला, क्रिस्टा एम्प्यूलारिस एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट हैं इंटरनल ईयर्स के जिनमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बट हमारी एनसीईआरटी ने एकदम साफ बोला है कि हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हियरिंग, क्योंकि पूरा कॉक्लिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर में जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा हेयर सेल्स को लेकर, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेयर सेल्स को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे ऑडिटरी रिसेप्टर या रिसेप्टर ऑफ हियरिंग। लेकिन फिर भी आप अपने जनरल नॉलेज के लिए हमेशा याद रखिए कि जिस प्रकार से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयर सेल्स होती हैं, उसी प्रकार से ओटोलिथ यानी कि सैक्यूल और यूट्राइकल के पास भी एक सेंसरी पार्ट होता है मैक्यूला प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें भी हेयर सेल्स होती हैं, पर वो ऑडिटरी रिसेप्टर नहीं है बल्कि वो स्टैटिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और बिल्कुल सिमिलरली जो सेमी सर्कुलर कैनाल या डक्ट है वहां पर भी एक सेंसरी पार्ट है जो कि रिज लाइक स्ट्रक्चर है या प्रोजेक्टिंग रिज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्रिस्टा एम्प्यूलारिस कहते हैं, और इसमें भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डायनामिक बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आई होप के बच्चों आपने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत प्रॉपरली समझा होगा। इसी के साथ आपका ह्यूमन ईयर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और एनसीईआरटी में जितना भी ह्यूमन ईयर दिया गया है वो आपको केयरफुली रीड करना है। जो भी डायग्राम ह्यूमन ईयर के दिए गए हैं अब आप उनको ध्यान से देखिए। आपको मेरे जो ये हाइपोथेटिकल डायग्राम्स हैं इनके थ्रू जो लिटरेचर समझ में आया है उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम्स को समझना डेफिनेटली आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।